हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? आ जाइए, शुरुआत करते हैं 25 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही साथ क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 25 दिसंबर से कि करंट अफेयर कौन कौन से बन सकते हैं, उनको डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी जानकारियाँ जानेंगे। आज की वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इन तक देखते जाना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाते हैं भारत में। इसके अलावा व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। 750 बिलियन डॉलर की संपत्ति पहुंच गई है एलन मस्क की। और एएसटी स्पेस मोबाइल की दुनिया में सबसे बड़ा कॉमर्शियल सैटेलाइट इसरो लॉन्च किया है। LV-M3 M6 से रॉकेट से भी कल लॉन्च किया गया। इस पर आज डिटेल में एक वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक में भी मैं लाऊंगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से नींबू जैसे आकार का एक ग्रह खोजा गया है, नाम है PSR J23222650b। मिस दीवा 2025, इसमें मिस दीवा सुपर नेशनल का अवार्ड जीत लिया है अवनी गुप्ता ने। सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप, इसका खिताब जीत लिया है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। इसके अलावा सुखमन सिंह ने IGU 124वें एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया अरियाना सबलंका ने, लगातार दूसरी बार इन्होंने जीता। और टर्नर पुरस्कार जीतने वाली, सीखने की अक्षमता वाली यानी कि लर्निंग डिसेबल वाली पहली व्यक्ति बनी नैना कालू। ये टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। आपने इस चीज़ का देखा, रिवीजन किया, अच्छे तरीके से पढ़ा। इसकी क्विज और PDF एनजेटी ऐप पर दी गई थी, आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया होगा सॉल्व कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी PDF दी जाती है, तो टेलीग्राम पर भी PDF रात को 9 बजे जाकर डाउनलोड कर लिया करो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे, ये मनाते हैं हम लोग 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 13 दिन का इनके नाम का रिकॉर्ड रहा है। ये 3 बार हालांकि प्रधानमंत्री बने, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए, और एक बार 5 साल का इन्होंने पूरा कार्यकाल किया। इन्हीं के ही टाइम पीरियड पर साथियों पोखरण परीक्षण हुआ था, याद होगा आपको। इन्हीं के टाइम पर भारत ने कारगिल वार भी लड़ा था, जीता था। इन्हीं के टाइम पर संसद अटैक भी हुआ था, संसद पर हमला भी हुआ था। इन्हीं के अटैक पर जो अपना IC-815 करके था, विमान हाईजैक हुआ था, कांधार हाईजैक, वो भी हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा बीजेपी पार्टी से पहले प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, बीजेपी के संस्थापक में से। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो आज के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठी है। खैर, 2014 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है इनकी जयंती पर, सुशासन दिवस। और 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह भी मनाते हैं। सुशासन मतलब कि गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छा शासन, अच्छी शासन व्यवस्था को प्रचार प्रसार करना, इसलिए सुशासन सप्ताह मनाया जाता है। यानी सभी राज्यों को भी ये बताना, राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी बताना कि देखो शासन सही तरीके से कैसे किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक खूबी थी कि पक्ष विपक्ष चलो ठीक है, वो राजनीतिक था ही, लेकिन कभी कोई इनका व्यक्तिगत कोई इन पर कभी कोई ब्लेम, लांछन या कहें कि गाली गलौज इस टाइप का नहीं करता था। चाहे विपक्ष का हो कोई, चाहे पक्ष का हो, सब इनका आदर सम्मान किया करते थे। सन 2015 में इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले 1992 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये एक कवि भी थे, और मतलब बाई पैशन, इसके अलावा बाई प्रोफेशन तो मैंने आपको बताया ही, राजनीतिज्ञ थे। लोकसभा सदस्य 9 बार रहे, राज्यसभा में 2 बार ये सदस्य भी रहे। क्लियर? अच्छा देखिए, हम लोग एक एक छोटी छोटी चीज़, एक एक छोटा छोटा आपका फीडबैक, एक एक छोटा छोटा सजेशन को सर आंखों पर रखते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा रिमोट ख़राब हो गया था, तो इस वजह से आप लोग का बार बार क्वेरी आ रहा था कि हम बीच में आ जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो। तो रिमोट ला लिए हैं भाई 2500 फूकना पड़ा, लेकिन तंग आ गए थे 500 वाला बार बार बदलने से, इसलिए अब की बार ज़बरदस्त वाला लाए हैं। उम्मीद है ये ठीक चलेगा, ये 2-in-1 है। ठीक है, रिमोट का भी काम करता है, लिखने का भी काम करता है। तो अब साइड में हो जाया करेंगे और आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे भी है कि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ ध्यान देते हैं, इतना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला रहे हैं, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। इससे ना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ जो हमारे साथ के हैं मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप लोग ये ऐसा ज़रूर किया करो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख महापुरुष हैं जिनसे संबंधित दिवस है। ये मैं आपको हर उस दिन दिखाता हूँ जिस दिन किसी न किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि से संबंधित कोई दिवस आया रहता है उस दिन। तो वैसे तो ये पीडीएफ में आपको दी जाती है, पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया? तो पॉलीमर का बना हुआ 1 रियाल का यानी 1 रियाल का नोट जारी किया गया है ओमान के द्वारा। ओमान याद आ रहा होगा, वही ओमान अभी पिछले दिनों जब पीएम मोदी गए थे यहाँ पर, एक तो सर्वोच्च सम्मान भी मिला, साथ ही साथ इससे एफटीए पर भी डील हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अब एक और नया पॉइंट आ रहा है आपके लिए इससे क्वेश्चन, कि इसने अभी 1 रियाल का नोट जारी किया है और ये नोट कागज़ का नहीं है, ये नोट है पॉलीमर का बना हुआ। पॉलीमर जो है थोड़ा सा अपेक्षाकृत और बेटर होता है, ठीक है। तो कागज़ की अपेक्षा जो नॉर्मल कागज़ होते हैं उसकी अपेक्षा थोड़ा सा बेटर होता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है। और इसकी सिक्योरिटी फीचर्स भी और ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। 1 रियाल का ये बैंक नोट है, ओमान ने जारी किया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान, वहाँ की जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा जारी की गई है। इसका रेशियो वगैरह है, रेशियो वगैरह नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा कि पॉलीमर, दुनिया का पहला पॉलीमर बैंक नोट किसने जारी किया? तो ओमान बताना। ओमान कहाँ पर है? तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, ठीक है, इसके बगल में ही सबसे पहले आपको दिख जाएगा ओमान। ओमान के बगल में यही यूएई है, इधर है यमन। अब देखो ये एआई के थ्रू बनाया गया है इमेज, कभी कभी थोड़ा सा त्रुटियां हो सकती हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। हो सकता है कभी कई बार ये कश्मीर को ठीक से पूरा ना दिखाए भारत का हिस्सा, कई बार यहाँ पर ये सही से मैपिंग यूरोप की ना कर पाए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है, यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं तो सही मैपिंग कभी कभी नहीं आती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी फैक्ट आपके लिए पूरा पूरा यहाँ पर लाया जा रहा है, फैक्ट को आप देख सकते हो। और राजधानी ओमान की मस्कट, अरबी लैंग्वेज है और इस्लामिक कंट्री है। इसके अलावा ये एक खाड़ी देश है, आप जानते ही हो। चलिए एक और ज़रूरी बात, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर स्टार्ट हो चुका है। न्यू ईयर ऑफर सेल और क्रिसमस ऑफर सेल एक साथ लाया गया है। इसके तहत आपको 70% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और ई बुक पर। हाँ, एक ई बुक को छोड़कर, ब्रह्मास्त्र वाली। मैंने जैसा कि वादा किया था आप सबसे पहले से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, तो ब्रह्मास्त्र पर डिस्काउंट नहीं दिया गया, क्योंकि ये उन लोगों के साथ धोखा होता जो लोग पहले से ब्रह्मास्त्र ले लिए थे और पढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि ब्रह्मास्त्र पर आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। बाकी की जो अपनी मंथली ई बुक हैं, यूपीएसआई की ई बुक है, लेखपाल की, या इसके अलावा ग्रुप डी की, और भी बहुत सारे तमाम एग्जाम्स की ई बुक है, उनमें सब में आप 70%, 50% से 70% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर पाओगे। इसके अलावा जो हमारे वीडियो कोर्सेज हैं, जैसे वो जीएस सफलता बैच हो गया, संकल्प बैच हो गया, इन सब में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये ई बुक आपको पहले की तरह 99 की 99 में ही मिलेगी। MCT ऐप पर चाहे लो, चाहे जा करके आप व्हाट्सएप से लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर ये कहाँ बनाया गया? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर है, मतलब राज्य के अंतर्गत मल्टीनेशनल पार्क, कई सारे नेशनल पार्क हों, उनको जोड़ने वाला एक कॉरिडोर हो, ठीक है, जो कनेक्ट करता हो। इससे क्या होगा? इससे टाइगर्स जो होंगे वो एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में जा पाएंगे, तीसरे में जा पाएंगे, उनका एक कॉरिडोर होगा। जैसे रोड का कॉरिडोर होता है ना, वैसे। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इन ब्रीडिंग की समस्या से निपटारा पाने के लिए किया जाता है। इन ब्रीडिंग क्या है? कई बार पशुओं में पाया गया है कि अगर वो एक ही स्थल पर रह जाते हैं, क्योंकि देखो ये जो जानवर होते हैं ना, शेर हुआ या तेंदुआ, ये सब विचरण करते रहते हैं और फिर नए नए ब्रीड से जाकर के ये प्रजनन करते हैं, फिर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। लेकिन जब ये अगर एक निश्चित क्षेत्र में हो जाएंगे, अगर मान लो कोई एक नेशनल पार्क वो एक ही जगह पर है और दूसरा दूसरी जगह पर है, वो एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो फिर ऐसे में धीरे धीरे प्रजातियां खत्म होने का खतरा रहता है। इसीलिए इसका कॉरिडोर बना करके किया जा रहा है। अब अरावली जो रेंज है, अगर आपको याद हो, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अरावली रेंज के बीच में भी ना आपको रणथंभौर मिलेगा, इसके अलावा सरिस्का बांध टाइगर रिजर्व मिलेगा। तो ये सबको भी जोड़ने का काम करती है अरावली रिजर्व। लेकिन अगर बीच बीच में माइनिंग कर दी जाएगी, अलग थलग कर दिया जाएगा, तो एक कॉरिडोर इनका भी गड़बड़ होगा। वो खैर, वो तो प्राकृतिक कॉरिडोर है, ये यहाँ मैनमेड बना रहे हैं, जो जहाँ जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। आप जानते हो सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी हैं, 9 टाइगर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, 12 नेशनल पार्क हैं आज के टाइम पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो 12 नेशनल पार्क हैं। चीता भी सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं। वहीं क्या मतलब, इवन अभी तक तो मध्य प्रदेश में ही रखा गया है। मध्य प्रदेश में कुल्लू नेशनल पार्क में और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में
दो जगह पर चीते रखे गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनीकरण है, इस वजह से इसे भारत का फेफड़ा भी कहते हैं, लंग्स भी कहते हैं, लंग्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये शुद्ध करता है पूरे भारत की को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वन यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ऐसे पेड़ पौधे हैं। खैर, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व, इनको आपस में जोड़ा जाएगा। 250 किलोमीटर लंबा ये टाइगर कॉरिडोर होगा। तो देश का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर। समझ में आई बात? चलिए, समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, इन ब्रीडिंग की समस्या से निपटने के लिए ये आप लिख देना एक्सप्लेनेशन में। बाकी देश का पहले से रिलेटेड ये पेज है। जैसे अभी भारत का पहला वन विश्वविद्यालय था, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ये गोरखपुर में बनाई जा रही है। वन्य जीव सुरक्षित सड़क, ये भी इसी से रिलेटेड है, ये NH-45 पर मध्य प्रदेश में ही बन रही है। इसके अलावा स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल नौका पहली, ये वाराणसी में। लैम सिस्टम DRDO ने स्वदेशी बॉम्बर UAV बेंगलुरु में। त्रिसेवा का सामान्य रक्षा स्टेशन मुंबई में। पहला आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली। सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म केरल। इसके अलावा पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन में। पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में और पहला AI शहर लखनऊ में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड स्टैटिक जानकारी है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर भी ऐसे फैक्ट्स, ऐसे वन लाइनर, ये सब आपको दिए जाते हैं। दिन भर में आप रिवीजन कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड कौन सी नई भर्ती आ रही है, कौन सी नई महत्वपूर्ण नोटिस हैं, वो भी भेजा जाता है व्हाट्सएप चैनल पर। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का वितरण किया गया। देखो, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जब अनाउंसमेंट हुआ था। तो अब राष्ट्रपति जी ने इसका वितरण किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि अनाउंसमेंट पहले की जाती है, फिर सही खाली समय देख करके कि चलो जब अभी कोई और कार्यक्रम नहीं लगा है राष्ट्रपति का, तो खाली समय देख करके समारोह आयोजित किया जाता है और फिर सबको पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसे ही अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया। इसमें कई श्रेणियों में अब दिया जाने लगा है, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। विज्ञान रत्न जो होता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में। ठीक है, ये इस बार दिया गया किसे? प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर को। प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर जी ये मरणोपरांत पाए हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। ये खगोल वैज्ञानिक थे, खगोल भौतिकी में इनके योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कॉस्मोलॉजी में ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे। 13 विषयों में अब दिया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। पहले शांति स्वरूप भटनागर दिया जाता था विज्ञान के क्षेत्र के लिए, लेकिन फिर अब इसको हटा करके कई कैटेगरियां बना दी गई। एक उसमें शांति स्वरूप भटनागर भी है, एक राष्ट्रीय विज्ञान भी है। ठीक है, ऐसी कई कैटेगरियां बना दी गई हैं। तो 8 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री और इसके अलावा 14 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा SSB से दिया गया है। ठीक है, तो जयंत विष्णु नर्लिकर याद रखना, बाकी ये कैटेगरीज हैं दिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हाल ही में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नाम की पुस्तक का विमोचन किया। इसको किसने लिखा है? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर पुस्तक है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी जो हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिखी गई, इसलिए उन्हीं के जन्मदिन पर यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर ये भी पुस्तक लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखा गया है, ये याद रखना। बाकी पिछले दिनों में जो पुस्तकें आई थी उनका रिवीजन करेंगे। जैसे फाइंडिंग होम अगेन, तो फाइंडिंग होम अगेन को पुस्तक को लिखा ऋचा शर्मा ने। मोदीज मिशन बर्जिस देसाई की पुस्तक। रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट CDS अनिल चौहान की पुस्तक। दे विल सूट यू मैडम, ये हरिंदर बवेजा की पुस्तक है। किंग्स ऑफ वेलोर स्वप्निल पांडे की पुस्तक। लिविंग द विवेकानंद वे निखिल यादव और अनन्या अवस्थी की। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर TY चंद्रचूड़ की पुस्तक है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस मनीष मुंद्रा की। और डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन रवि के मिश्रा की पुस्तक है। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो पिछले दिनों में आई थी चर्चे में। ये बाकी स्ट्रेटेजी के उपराष्ट्रपति से संबंधित, आप अगर लिखना चाहो, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। और उपराष्ट्रपति आप जानते हो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकता है 6 महीने तक मैक्सिमम। पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और ये अभी वाले जो हैं वो CP राधाकृष्णन है। पूछा जाएगा आपसे कि इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो CP राधाकृष्णन जी इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। इनसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जगदीप धनखड़ जी थे। वो कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले? तो पश्चिम बंगाल के। अगला,
महाराष्ट्र ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, अगर आपको याद हो तो 2 साल से मैंने आपको इसको कई बार क्वेश्चन बताया हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? ये लोथल गुजरात में बन रहा है। एक तो वहाँ पर समुद्र के अंदर है ये, दूसरा ये बात कि देखो लोथल जो है ना, ये सिंधु घाटी के टाइम से एक समुद्री बंदरगाह के रूप में काम करता था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। तो वो एकमात्र बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता वाला, तो आज भी वो है बंदरगाह के रूप में, इसलिए अब इसको वहाँ पर एक समुद्री विरासत बनाया जा रहा है। तो समुद्री विरासत परिसर में ना थोड़ा सा और डेवलपमेंट करने के लिए भारत ने नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। नीदरलैंड वगैरह यूरोपीय देश हैं, इनके पास भी समुद्री तट है, तो इनके पास भी ऐसे अनुभव रहे हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर काम किए हुए हैं, इसलिए इनकी टेक्नोलॉजी और इनका सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है, जिससे समुद्री विरासत को संरक्षित और पारदर्शी किया जा सके, पानी के नीचे पुरातत्व का संरक्षण किया जा सके, क्योंकि बहुत सारा जलस्तर बढ़ा है। आप देखते हो गुजरात में जो है द्वारकाधीश मंदिर, वो भी अब जलमग्न हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जलस्तर बढ़ने की वजह से इतिहास बन जाते हैं। ठीक है, खैर नीदरलैंड के साथ समझौता हुआ है लोथल गुजरात में इसके लिए, और बाकी नीदरलैंड से अभी एक और समझौता चला था कि उस पर भी हम लोग FTA जैसी डील करने की फिराक में हैं। हम लोग स्ट्रेटेजिक बातचीत चला रहे हैं, जिससे नीदरलैंड से व्यापार बढ़ाया जा सके, और हो सकता है इन फ्यूचर FTA भी साइन हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, जैसा अभी न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। ध्यान रहे, न्यूजीलैंड यहाँ है, नीदरलैंड यहाँ है। ठीक है, न्यूजीलैंड जीलैंडिया महाद्वीप में, नीदरलैंड जो है ये यूरोप में है। ठीक, अपना प्यारा भारत यहाँ पे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ के जो PM है वो हैं डिक सूफ जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। द हेग यहाँ का सरकारी मुख्यालय है, यहीं पर मैंने आपको ICJ के बारे में बताया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, या क्रिमिनल जस्टिस या ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर यहीं पर है, एम्स्टर्डम राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाई देखो PPT बनाने वाला जो है इतना मेहनत करके आपके लिए बना रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। अब हम लोग देखो कितना ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके कंटेंट ला रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक और से एक कमेंट ज़रूर लिख दिया करो। ठीक है जी, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। और डेली करंट अफेयर मैंने आपको पहले ही बताया, ये नॉन प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई अर्निंग नहीं आती है, क्योंकि बहुत कम इसका व्यू रहता है और सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है। तो इसलिए जो है आप इसको सपोर्ट कीजिए, जिससे इसे हम लोग नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। किस मलयालम प्रकाशक को प्रतिष्ठित फ्रेंच पुरस्कार सेवेलियर डी ल आंद्रेस आर्ट एंड डेल लेस्ट्रेस से सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में एक मलयालम प्रकाशक हैं रवि DC, ये केरल के हैं, केरल के रहने वाले हैं और पब्लिशर हैं, प्रकाशक हैं जो किताबें वगैरह पब्लिश कराते हैं। ठीक है, तो इनको एक फ्रेंच पुरस्कार मिला है, फ्रेंच पुरस्कार मिला है जो पब्लिकेशंस के लिए कला को पहचानते हुए दिया जाता है। ये पुरस्कार का नाम है सेवेलियर डी आंद्रेस डेस आर्ट एल डेस सम्मान। तो ये पुरस्कार इनको अभी दिया गया है कला और साहित्य में इनके योगदान के लिए। ठीक है, फ्रांस के द्वारा दिया गया। फ्रांस आप जानते हो ये भी एक यूरोपियन देश है। अब अगेन देखो यहाँ मैप में थोड़ा सा दिक्कत है, यूरोप में थोड़ा सा इसको अच्छे से नहीं बना पाया है AI, लेकिन फ्रांस यहाँ पर है, ये UK है, UK थोड़ा सा इधर साइड में है, फ्रांस थोड़ा सा अपर साइड में है, नीचे स्पेन है, ऊपर बगल जर्मनी है, फिर इधर नीदरलैंड, डेनमार्क, फिर नॉर्वे और उसके बाद फिर स्वीडन वगैरह है ना। समझ रहे होगे जो लोग मैप को ध्यान से पढ़े होगे यूरोप को। ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, फिर इधर आ जाता है रूस। तो खैर पेरिस इसकी राजधानी है। फ्रांस की मुद्रा यूरो होती है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैं। 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री PM मोदी के साथ मिलकर ये चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड पाए थे। ये सब भी आपको याद रखना है, ये सारी स्टैटिक डिटेल्स भी हैं। फ्रांस वैसे UNSC का एक परमानेंट मेंबर भी है, UNSC का, यानी इसके पास भी वीटो पावर है। ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया, चाइना, 5 देश के पास है वीटो पावर। अगला, हाल ही में आयोजित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड, इसको किसने जीता? 40 अंडर 40 का लॉयर अवार्ड ये जीत लिया है किसने? शुभम अवस्थी ने। शुभम अवस्थी तो और ऑप्शन में हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, एक ही ऑप्शन मानकर चलते हैं। तो शुभम अवस्थी जी ने जीत लिया है 40 अंडर 40 का लॉयर अवार्ड। लॉयर ये लॉयर वाला, लायर वाला नहीं, झूठा वाला नहीं, वकील वाला लॉयर। ठीक है, तो ये युवा वकील हैं और 40 अंडर 40 मतलब 40 वर्ष की उम्र से कम के जो होते हैं लॉयर, उनकी 40 लोगों की लिस्ट आती है, इसीलिए इसे कहा जाता है 40 अंडर 40, मतलब 40 साल एज हो और
टॉप 40 लोग ऐसे। तो ऐसे वकीलों की लिस्ट जारी की जाती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, शुभम अवस्थी, तो इनको बेहतर इनके काम के लिए ये सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत वकील हैं अभी, ठीक है। अभी नई दिल्ली में एक BW लीगल वर्ड अवार्ड आयोजित किया गया था, उसमें इनको अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय पेशा महोत्सव, नेशनल पेशा फेस्टिवल, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा आज। इसके उपलक्ष्य में किस राज्य में सभी पेशा क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है ओडिशा ने। पेशा, पेशा होता क्या है? पेशा का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, पूछा जाएगा आपसे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पंचायत को एक्सटेंड करने का ये एक्ट है, क्षेत्रों को बढ़ाने का, ठीक है। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 आया था। उसी पेशा एक्ट के तहत यहाँ पेशा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिससे इस चीज़ के प्रति अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं? ये मैंने आपको अनुसूची 6 भी एक बार पढ़ाया था, एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, अगर आपको याद हो। अनुसूची 6 या कहीं छठी अनुसूची में कहा गया है कि कुछ क्षेत्र जो हैं AMTM, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो AMTM जो राज्य हैं उनके कुछ क्षेत्र जहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं या ऐसे समुदाय के लोग रहते हैं, ट्राइबल क्षेत्र के, उनके लिए वो क्षेत्र संरक्षित किया जाए। वहाँ पे वो अपना कानून बनाएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, अपना नियम लागू करेंगे। हाँ, आपके देश में है ये मानो बस, उसके अंदर उसके में कोई दखल नहीं डाल सकते। तो ऐसे ही यहाँ पेशा एक्ट है। तो पेशा एक्ट जो है ये उड़ीसा में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया है ये। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने इस पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की भूमिका को मजबूत करने के लिए ये एक्ट का आयोजन किया है और ये महोत्सव आयोजित किया गया है। क्लियर? कब से? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय पेशा महोत्सव के अवसर पर। उड़ीसा आया है, उड़ीसा आप देखोगे यहाँ पर मिल जाएगा उड़ीसा। राजधानी इसकी भुवनेश्वर होती है। मोहन चरण मांझी BJP पार्टी से CM है। कम्ममपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। चिल्का झील है, चिल्का झील से 3 पॉइंट। कौन कौन सा? एक तो फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, भारत की पहली रामसर साइट। दूसरा पॉइंट ये कि ये लैगून झील है, खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लैगून टाइप की झील और पहली रामसर साइट भारत की। इसके अलावा अंसुपा झील है, कांजिया झील है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रका हाथी विहार भीतरकनिका, ये सब जानते ही हो आप। और बाकी यहाँ पर 30 ज़िले हैं। विधानसभा में 147 सीट है, उसके बाद लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट यहाँ से जाती है। अगला क्वेश्चन, 23 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और ज्ञानपीठ विजेता विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन हो गया है। इनका निधन कहाँ हुआ? विनोद कुमार शुक्ला जी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पाए थे पिछले साल। विनोद कुमार शुक्ला आपको पता हो, रिसेंट अवार्ड यही पाए हुए हैं ज्ञानपीठ का। तो इनका अभी निधन हुआ है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इनका इलाज चल रहा था, वहीं पर इनका निधन हुआ है 2025 में। और 2024 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो खैर अभी ये हम लोग के बीच नहीं रहे। 23 दिसंबर को इनका निधन हुआ। 59वां ज्ञानपीठ पाए थे, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये प्रमुख और निधन है जो पिछले दिनों में हुए हैं, इनका आप रिवीजन करना चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। जैसे शिवराज पाटिल जी जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके और कई मंत्री रह चुके कई पदों पर, इनका निधन हुआ। फ्रैंक गेहरी विश्व प्रसिद्ध कनाडाई अमेरिकी वस्तुकार थे, इनका निधन हुआ। स्वराज कौशल जी मिजोरम राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। रॉबिन स्मिथ इंग्लैंड के महान क्रिकेटर थे। सर टॉम स्टापर्ड ये ब्रिटिश नाटककार और पत्रकार लेखक थे। कुमारी कमला भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। धर्मेंद्र प्रसिद्ध अभिनेता थे। कामिनी कौशल भारतीय अभिनेत्री थी। और सालू मर्दा थिमक्का पर्यावरणविद थे। प्रोफेसर वैद्येश्वरन राजामन कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। जेम्स वाटसन वैज्ञानिक थे। और इसके अलावा मैनुअल फेडरिक ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। देखो अब ये चीज़ें ना एक बार में याद नहीं होती, इसको आप ऐसे बार बार जब भी आए तब रिवीजन करते रहोगे ना, तब अच्छे से याद होगा। तो इसलिए जब भी आया करे रिकॉल कर लो एक बार। सबसे बढ़िया तरीका यही है आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए। बाकी वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑफ़र का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। MZT ऐप पर जाइए और न्यू ईयर कूपन कोड लिखिए, आपको मिलेगा डिस्काउंट, ठीक है। कल मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भारत ने PSLV के तहत एक साथ कितना सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया।
तो ये बनाया 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया था इसरो ने 2017 में। ठीक है, एक नया कीर्तिमान हासिल किया था। चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इनको 2024 में सम्मानित किया गया था, जब 5 लोगों को मिला था तब। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये आपको आज बताना है। कल मैंने राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस बताया था, आज आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बताना है। मिस दिवा कंटेंट क्रिएटर का खिताब, दोनों ही क्वेश्चन कल की वीडियो से लिए गए हैं। वीडियो ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कर ले जाओगे। तो वीडियो ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर किया करो और कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखा करो, आसपास के भी पॉइंट लिख दिया करो। बस रखते हैं इतना वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।